आज हम गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे और ये नेक्स्ट एप्लीकेशन एक प्लेन शीट के लिए। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर एक प्लेन शीट हमें दिखाई देती है और इस प्लेन शीट का जो सरफेस है, इसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको इमेजिन करना है प्लेट को ऐसे हमने रखा हुआ है। ये जो प्लेन शीट है, उसको हमने इस तरह से रखा हुआ है। तो ये एक सरफेस होगा और ये एक सरफेस होगा। सही है। अब इस प्लेन शीट की वजह से क्या होगा, इस प्लेन शीट की वजह से इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होंगी और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो गॉस लॉ अगर हमें अप्लाई करना हो तो उसकी एक कंडीशन होती है। गॉस लॉ ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज सरफेस के लिए ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन शीट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट में से एक क्लोज सरफेस जो है वो पास कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर इस प्लेन शीट से आर इतनी दूरी पर एक पॉइंट हमें लेना है और उतनी ही दूरी पर उसके बैक साइड में भी एक पॉइंट हमें कंसिडर कर लेना है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट में से एक क्लोज सरफेस जो है वो पास कर ले। देखो, क्लोज सरफेस आप लोग किसी भी शेप का ले सकते हो, लेकिन याद रखना इससे जो कैलकुलेशंस बनने वाले हैं वो आसान होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरह का एक क्लोज सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है आर है और डिस्टेंस यहाँ पर भी आर ही है। दोनों डिस्टेंसेस जो है वो सेम ही होने चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो गॉस लॉ अप्लाई करना है उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड होता है एरिया। है क्या? ये स्मॉल एलिमेंट लेते हैं हम लोग एरिया का। तो अगर इस सिलेंडर को हम लोग कंसिडर करें तो सिलेंडर के लिए कौन कौन से एरिया की हम लोग बात कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले सिलेंडर का ए वाला एरिया आएगा, ये सेकंड एरिया आ जाएगा और थर्ड जो है वो उसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। मतलब जैसे कि देखो, ये सिलेंडर है, अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे रख देता हूं तो सबसे पहले हम लोग इस एरिया की बात करेंगे, ये वाला जो एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सही है। सेकंड एरिया यहाँ पर उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट और थर्ड एरिया मतलब ये वाला, इसका जो एक कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर एरिया जो है सबसे पहले हमने कंसिडर किया हुआ है ये, सेकंड एरिया होगा ए और थर्ड एरिया ये कर्व सरफेस एरिया लेना है हमें। ठीक है। अब ये जो सिलेंडर पास हो रहा है देखो इस प्लेन शीट से, तो इस प्लेन शीट का इतने ही एरिया में से ये सिलेंडर जो है पास हो रहा है। अब इस प्लेन शीट के मतलब ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्जेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्लेन शीट इसके बाहर है। यहाँ पर भी देख सकते हो ये प्लेन शीट इस सिलेंडर के बाहर है। तो इन चार्जेस के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके अंदर जो चार्जेस होंगे उसी की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो गॉस लॉ होता है उस गॉस लॉ के अंदर हम लोग इनसाइड चार्जेस की बात करते हैं। इनसाइड चार्जेस मतलब कौन से चार्जेस, जो इस क्लोज सरफेस के अंदर होंगे वो चार्जेस। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ यहाँ पर लिख लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले जो गॉस लॉ है वो क्या होता है, वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। ये क्यू इनसाइड मतलब जो सिलेंडर पास हो रहा है उस प्लेन शीट से उतना ही एरिया लेना है, मतलब उस एरिया के अंदर जो चार्जेस है उसको कंसिडर करना है और डिवीजन में रहेगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे कितने एरियाज की हम बात कर रहे हैं, तीन एरियाज की। अभी सबसे पहले ये जो फर्स्ट एरिया है देखो, ये वाला, मान लो ये फर्स्ट एरिया हम लोगों ने कंसिडर करे ये। अब इस एरिया की डायरेक्शन कैसे होंगी, ये होंगी इस तरह से। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस के लिए। तो ये बनेगी डायरेक्शन, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए कैप से। ए कैप मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब सेकंड एरिया की बात कर ले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो, ये प्लेन शीट को हमने ऐसे रखा हुआ है, तो अगर चार्जेस यहाँ पर होंगे और ये चार्ज कौन से है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है,
आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ पर इन चार्ज की वजह से आर इतनी दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन भी कैसी होंगी, उसके डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होंगे। सही है, समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो अभी ये सरफेस है, अब ये सरफेस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इस सरफेस की जो डायरेक्शन होंगी, इस एरिया की जो डायरेक्शन होंगी वो इससे ही परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एरिया की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एरिया और ये ई बार, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम ही है। सही है, तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभी देखो अब ये जो सिंबल है ना, ये क्लोज सरफेस वाला, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए होता है, क्लोज सरफेसेस के लिए। अभी हमने क्या करे, इसी क्लोज सरफेसेस को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया और ये थर्ड एरिया। ठीक है, तो ये सिंबल लिखने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको ओपन कर देते हैं, स्केलर में लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ये होगा फर्स्ट एरिया के लिए, प्लस सेकंड के लिए क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, प्लस थर्ड के लिए ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक बात समझो, इससे पहले हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, सही है, उसके अंदर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू, हम लिखते थे क्यू अपॉन ए। ठीक है नहीं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है। जैसे कि अभी ये प्लेन शीट हमें दी गई है, तो इस प्लेन शीट का जो 1 मीटर एरिया होगा, इस 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है, उसे ही हम लोग ये सिग्मा कहते थे, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते थे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिग्मा होगा, सही है, इसको हम लोग क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं। सही है, तो यहाँ से टोटल चार्जेस, अब देखो ये चार्जेस कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर जो है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टोटल चार्जेस होंगे क्यू इनसाइड, मतलब इसके अंदर, तो इस कैपिटल क्यू को मैं अब क्यू इनसाइड से दिखा रहा हूँ, तो इस सरफेस के अंदर जो चार्जेस है इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यू इनसाइड ये क्या बनेगा, सिग्मा इंटू ए बन जाएगा। समझ रहे हो, क्यू इनसाइड इसके अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है वो कितने हैं, वो है सिग्मा इंटू ये। तो अब यहाँ पर ये जो क्यू इनसाइड है, इस क्यू इनसाइड की जगह पर मैं सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एरिया की और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री। अब बात करो सेकंड एरिया के लिए। अब ये सेकंड एरिया देखो यहाँ पर, अब सिलेंडर का ये एरिया होगा, तो इसके लिए भी डायरेक्शन कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी। इस तरह से ये बनेगा हमारा ए कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होंगी, है कि नहीं। ये सरफेस है तो इसके लिए ये डायरेक्शन होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर है और चार्ज के साइड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर भी थीटा कितना बनेगा बोलो, यहाँ पर भी थीटा बन जाएगा 0 डिग्री। सही है, अब बात कर लेते हैं थर्ड सरफेस की। अब ये थर्ड सरफेस देखो, ये वाला कहीं पर भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला एरिया, ठीक है नहीं, जैसे कि कहीं पर भी ले लो आप, तो अगर ये सरफेस होगा तो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन हमेशा उसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो इस तरह से मैं इसकी डायरेक्शन शो करूंगा ए कैप। सही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, इस तरह से आउटवर्ड। सही है, या फिर आपने अगर इस एरिया की बात कर लिए होते, यहाँ पे ये एरिया लिया होता, तो ये एरिया की डायरेक्शन इस तरह से होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती। कहीं पर भी देखो आप, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें या फिर यहाँ पर हम लोग देखें, तो इन दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये जो एरिया है इसके अंदर थीटा जो है वो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ रहे हैं। सही है, तो जो थर्ड केस है, इस थर्ड केस में ही थीटा 90 बनेगा, बाकी जो दो केसेस है इसके अंदर थीटा जो है वो 0 बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट एरिया के लिए ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, वो तो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड एरिया के लिए
सेकंड एरिया के लिए भी कॉस्ट है कितना है 0 ही, उसे भी लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं थर्ड एरिया के लिए यहाँ पे 90 पुट कर दूं तो ये cos 90 कितना होगा, cos 90 होगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसे हम लोग बोल देते हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना, देखो ये R जो पॉइंट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस प्लेन शीट का, इस पॉइंट का, ये डिस्टेंस किसके बीच में है, ये डिस्टेंस है प्लेन शीट और इस पॉइंट के बीच में। तो इस प्लेन शीट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पर भी मिलेगी? सेम होंगी दोनों। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है दोनों साइड ये सेम ही है। इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो दोनों सेम ही होंगी। सही है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ये को अगर हम लोग बाहर ले लें तो ये जो एरिया है, देखो इस एरिया को हम टोटल एरिया इसका ए कंसिडर कर लेते हैं, और इस सरफेस के लिए इसका टोटल एरिया ए कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग इस छोटे से एलिमेंट को अगर इंटीग्रेट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल एरिया मिलेगा। और टोटल एरिया कितना होगा, क्या कंसिडर किया है हमने, कैपिटल ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। समझे, इंटीग्रेशन कर दिया हमने इस छोटे से एलिमेंट का, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। तो ई ए प्लस ई ए ये बन जाएगा 2EA इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2EA इज इक्वल टू, अब क्यू इनसाइड देखो, क्यू इनसाइड हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, ये है सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये ए इस ए के साथ कैंसिल होगा, और ई जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें मिलेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो, सही है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है और ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इन दोनों पॉइंट पर मिलेगी। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो और चेक करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा पर डिपेंड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर इस डिस्टेंस पर डिपेंड है? तो आर पर तो डिपेंड नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करेंगे सिर्फ इस सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है आर और यहाँ पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या डिस्टेंस के चेंज होने से, मतलब क्या डिस्टेंस डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे लेता, यहाँ पे डिस्टेंस लेता, या फिर यहाँ पे आर लेता, या फिर यहाँ पे आर लेता, या फिर कहीं पर भी अगर ये आर चेंज होता था तो क्या उन दोनों साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है क्या वो चेंज होंगी? वो तो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसके लिए इसका ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा। ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आर कितना भी हो। तो आप लोग एक बात समझ लेना है कि जो प्लेन शीट होती है, इस प्लेन शीट के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये कांस्टेंट होती है। ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर नहीं करेगी, आर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। इस प्लेन शीट के दो स्पेशल केसेस पड़ते हैं। और एक बात याद रखना, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो प्लेन शीट ली थी, देखो तो नाम दिया गया था यहाँ पे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है समझो, जैसे कि ये प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट का जो साइज है ये इस आर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो इस आर के लिए इस प्लेन शीट का जो साइज है वो इनफाइनाइट है, इसलिए हमने ये वर्ड यहाँ पे यूज करा है, इनफाइनाइट। तो चलो दो केसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे दो प्लेन शीट्स है। तो प्लेन शीट्स पर आप देख सकते हो चार्जेस जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो है सिग्मा 1, और सेकंड प्लेट के लिए लेते हैं सिग्मा 2। तो 3 पॉइंट्स हमें लेना है। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इन दोनों प्लेट्स के बीच में लेते हैं, और ये थर्ड पॉइंट आउटसाइड ले लेते हैं। ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट प्लेट की वजह से इस फर्स्ट पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बताना है। तो उसकी डायरेक्शन कैसी होंगी, उसकी डायरेक्शन होंगी आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों, क्योंकि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो सेकंड प्लेट की वजह से इस फर्स्ट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी भी डायरेक्शन कैसी होंगी, ये भी आउटवर्ड ही होंगी। तो आप देख सकते हो E1 और E2 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, ये होंगी E1 प्लस E2। समझे। अब उसी तरह से थर्ड पॉइंट के बारे में सोचो, ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है, ये है आउटवर्ड, सही है। और सेकंड प्लेट की वजह से, मतलब फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, सेकंड प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड ही है। तो क्या बनेगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा E1 प्लस E2। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। अब थर्ड केस जो है वो हमें लेना है, पॉइंट लिया हुआ है हमने बीच में। तो यहाँ पे इस फर्स्ट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस सेकंड पॉइंट पर, ये कैसे होंगी, ये होंगी आउटवर्ड E1, सही है। और सेकंड प्लेट की वजह से ये भी आउट होंगी, तो इस तरह से E2। हम्म तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकंड पॉइंट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फर्स्ट प्लेट के लिए वो राइट डायरेक्शन में, और सेकंड प्लेट के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में। तो दोनों ऑपोजिट होने की वजह से क्या लेना होगा हमें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लेना होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होंगी उसमें से वो जो कम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उसको माइनस कर देना। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि E1 यहाँ पर ज्यादा है, तो E1 अगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, E1 माइनस E2 होंगी। क्लियर है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमने दो प्लेट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है इसे हम लोग सिग्मा कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे माइनस सिग्मा कंसिडर करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने लेंगे, इसके लिए पॉजिटिव लेंगे, इसके लिए नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीन केसेस है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और एक पॉइंट आउटसाइड में ले लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फर्स्ट पॉइंट पर बनेगी उसके डायरेक्शन कैसे होंगे, उसके डायरेक्शन होंगी लेफ्ट डायरेक्शन, E1 आउटवर्ड। और सेकंड प्लेट देखो, सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होंगी, होंगे टूवर्ड्स द प्लेट E2, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, हम्म कितनी असल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग माने E1 अगर ज्यादा है E2 के कंपैरिजन में, तो E1 माइनस E2 ये बनेगा आपका इक्वेशन, सही है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए देखो, थर्ड पॉइंट के लिए ये जो फर्स्ट प्लेट है, तो इस फर्स्ट प्लेट की वजह से थर्ड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन होंगी आउटवर्ड। सेकंड प्लेट की वजह से इनवर्ड, फिर से वही E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। और जो सेकंड पॉइंट है देखो, ये सेकंड पॉइंट तो फर्स्ट प्लेट की वजह से कैसी है, आउटवर्ड है। सेकंड प्लेट की वजह से कैसी है, कैसी है, इनवर्ड है, मतलब प्लेट की तरफ ही है। तो E1 और E2 ये दोनों अब एक ही डायरेक्शन में। तो सेंटर में क्या होगा, सेंटर में इन दोनों की एडिशन हो जाएंगी क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो ये बनेगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो ये ऐसे दो इंपॉर्टेंट केसेस है जो आप लोगों को याद रखना है। और ये जो एप्लीकेशन है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट होती है, ये खत्म होता है। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका ग्राफ।